वेलकम वेलकम वेलकम। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी श्रोताओं का बुक वर्ल्ड में बहुत 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 स्वागत है। एंड दिस इज योर फेवरेट बुकवर्म विकास मनोज। दोस्तों, कैसे हैं आप? इंडिपेंडेंस डे बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया होगा, आई बिलीव दैट। और आप सबको बिलेटेड इंडिपेंडेंस डे विशेस। तो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में रिटन इन द स्टार्स बाय आयशा सईद की किताब ख़त्म की थी। तो वक्त है एक नई बुक शुरू करने का। तो क्या हुआ कि मैंने 2 लगातार हॉरर बुक्स प्रेजेंट की थी, तो हॉरर लवर्स को बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि क्यों ना 2 रोमांटिक बुक्स लगातार एक के बाद एक पेश की जाएं। तो यस, आई एम बैक विथ येट अनदर मशी रोमांस नॉवल जिसका नाम है द ट्रबल विथ हेटिंग यू, रिटन बाय सजनी पटेल। पिछली बार हमने एक पाकिस्तानी ऑथर की रोमांस पढ़ी थी, इंडियन पाकिस्तानी डायस्पोरा के ऊपर, जो अमेरिका में सेटल था। और इस बार हम एक इंडियन ऑथर की रोमांस पढ़ रहे हैं, जो भी एक इंडियन डायस्पोरा जो अमेरिका में रहता है, उनके बारे में बुक बाय एन इंडियन ऑथर। तो लेट अस गेट इनटू द ट्रबल विथ हेटिंग यू बाय सजनी पटेल। लिया। मेरी माँ को ज़्यादा व्हाट्सएप चलाना नहीं आता था। बस 1-2 टेक्स्ट देखा, कुछ फॉरवर्ड किया, या फिर उनको लिखना तो ज़्यादा समझ में नहीं आता था फ़ोन पे, इसलिए वो इमोटिकॉन्स और स्माइली से काम चलाया करती थी। और उनकी व्हाट्सएप इंटेलिजेंस की हाइट अगर मैं कहूँ तो वो जो लड़कों के फ़ोटोज़ मेरे पेरेंट्स देखते थे मेरे लिए वर ढूंढने के लिए, उन फोटोज़ को बिना कोई फ़ोटो मिस किए मुझे हूबहू फॉरवर्ड करना। तो ऐसे फ़ोटोज़ मेरी माँ मुझे अक्सर भेजा करती हैं। और आज सुबह भी कुछ फ़ोटोज़ आए थे जिससे मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। अभी मुझे जाना था अपनी माँ से मिलने, लड़का देखने के लिए नहीं, मगर मेरी माँ ने कहा था कि मैं, माँ और पापा हम तीनों साथ में डिनर करेंगे। इस दुनिया में अगर मैं किसी की बात टाल नहीं सकती या किसी से मुझे बेहद ज़्यादा लगाव है, तो वो है मेरी माँ, और उसके बाद मेरी 3 सहेलियाँ जो भी इधर टेक्सास में ही रहती हैं। तो मैं अपनी ग्रे लेक्सस को ड्राइव करते हुए अपने पेरेंट्स के घर की ओर पहुँची। और जब मैं घर के अंदर गई तो मेरी नाक पर जैसे कोई हमला कर रहा हो। चावल की खुशबू, रोटियां सिकने की खुशबू, मिठाई की खुशबू, और न जाने कितने फ्रेश फ्लावर्स की खुशबू मेरे नाक पे हमला कर रही थी। तो मुझे लगा, हम 3 के लिए इतना खाना क्यों? चावल था, कड़ी थी, मीठे चावल थे, रोटियां, 2-3 अलग अलग तरह की सब्जियां, और सब एकदम डेक्ड अप। मुझे शक होने लगा, मगर वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ मेरी माँ और पापा ही थे। और मैं अपनी माँ से बातें कर रही थी, और मेरे पापा ने, जो हमेशा मुझे डांटते या टोकते रहते थे, उनका मिजाज बिल्कुल नहीं बदला था। वो आज भी मुझे कुछ सुना रहे थे। लड़कियां कैसी होनी चाहिए, अपने बड़ों का आदर करने वाली लड़कियां होनी चाहिए, बराबर उम्र में शादी करने वाली लड़कियां अच्छी लड़कियां होती हैं, वही आदर्श लड़कियां होती हैं। दरअसल मैं इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करती, और शादी वो तो मेरे बस की बात नहीं। एक पूरी जिंदगी एक आदमी को मैं कैसे जवाब दूं? मैं कैसे उसके अंडर उसके हुक्म का पालन करती, कैसे एक ज़िंदगी बिताऊं? मुझे समझ में नहीं आता कि लोग कर कैसे लेते हैं। तो मुझे शादी में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था, मगर मेरे पापा मुझे किसी तरह से मेरी शादी करवा के मुझे भेजने पे तुले थे। शायद इसीलिए मैं उस घर से निकल गई, और अपने ग्रेजुएशन के बाद भी मैं अकेली रहने लगी। मेरा अपना एक जॉब था, अच्छी पोजीशन पे थी, एक कार भी मैंने खरीद ली, और मुझे एक अच्छा ऑफर भी आया था पिछले हफ्ते, जो इस सिटी से निकलने का मेरा एक जरिया बन चुका था। मगर शायद
वो मुझे हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी माँ और अपनी सहेलियों को छोड़ के किसी और सिटी में चली जाऊँ। शायद इसीलिए मैं अभी भी राइनली बायोकेम में ही काम कर रही थी, ऐसे बायो हेड। तो मैं अपनी माँ से बात कर रही थी और मेरे पापा मुझे टोक रहे थे, तो उनके साथ मेरी ठन गई। जैसे हमेशा होता है, मेरा और उनका बहुत बड़ा एक आर्ग्यूमेंट हो गया। हम बात कर ही रहे थे कि अचानक कॉलिंग बेल बजी और पापा फट से उठ के, मेरे पापा जनरली उठ के कुछ भी नहीं करते, वो दूसरों को लेक्चर देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, इतना काम करना चाहिए, हाथ पटना चाहिए। मगर मेरी माँ जब घर पे होती है, वो एक गिलास पानी भी नहीं भरते, खुद के लिए भी नहीं भरते, कभी खुद के लिए एक कप चाय भी नहीं बनाते। आज भी माँ इतना काम कर रही थी, फिर भी उनको जब चाय पीनी थी तो माँ से ही कहा था। ये उनको ये भी नहीं लगा कि उनको थोड़ा हाथ बटाना चाहिए, मगर दूसरे को लेक्चर देना हो, सबसे आगे मेरे पापा। मगर अब जो कि बेल बजी तो वो तुरंत उठ के दरवाजे की ओर गए। मुझे पता चल गया कि कुछ गलत है, और जैसे ही दरवाजा खुला मुझे किचन से सुनाई दे रहा था मेरे पापा कुछ व्यक्तियों से बात कर रहे थे। एक महिला और एक मर्द की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी माँ की ओर देखा और उन्होंने बस यही कहा, लिया प्लीज़ बात समझा करो। मगर ऐसे कैसे माँ, आप लोग मुझे धोखे में रख के ऐसे घर बुला के ये सब नहीं कर सकते। मैंने कहा कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर क्यों आप लड़के वालों को मिलने के लिए बुलाते हो हमेशा? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिया प्लीज प्लीज चुप हो जाओ, तुम्हारे पिताजी को बहुत गुस्सा आ जाएगा, थोड़ा कंट्रोल करो। मुझे लगा कि मैं आज अगर दब गई तो जिंदगी भर दबती रहूंगी। तो बस मेरी माँ थोड़ा इधर उधर हुई तो फटाक से मैं पिछले वाले दरवाजे से निकल के तुरंत भागने लगी। मेरे सॉक्स गीले हो चुके थे, मगर मुझे जरा भी परवाह नहीं थी। आगे की दरवाजे की ओर गई और फटाफट अपने शूज पहने और भागने लगी। मैं अपने कार के पास पहुंचने ही वाली थी कि मैं एक बहुत बड़ी दीवार से टकरा गई। मगर वो दीवार पत्थर और मिट्टी से बनी हुई नहीं, बल्कि मांस और हड्डियों से बनी हुई थी। एक 6 फुट लंबा हैंडसम सा आदमी मेरे सामने, और मैंने देखा नहीं, टकरा गई और उसे नीचे गिरा दिया। ना सिर्फ उसे गिराया, मैं खुद उसके ऊपर गिर गई। और उससे पहले मुझे कुछ समझ में आता, मैंने देखा उसने एक हाथ मेरी कमर पे रखा था और एक हाथ अपने सर के ऊपर रखा, जिसमें एक मिठाई का डब्बा था। उसमें से लड्डू और पेड़े मेरे घर के चौखट पे इधर उधर लुढ़कने लगे। उसने फिर मेरी ओर स्माइल करके बोला, शायद तुम लिया हो, क्या मीटिंग का एक अंदाज है? एक्सक्यूज मी, मैंने कहा, क्योंकि मुझे लगा कि उस लड़के ने ये जाना कि मैंने जानबूझकर उसे नीचे गिराया और पता नहीं क्या समझा होगा। और फिर उसमें थोड़ा भी एम्बैरेसमेंट नहीं दिखा। वो मुझे टीस करने के लिए ऐसे जैसे हंस रहा था। पहले तो मुझे लगा कि मैं उसे सॉरी बोलूं, मगर फिर मुझे लगा कि इसको सॉरी नहीं बोलना है। और मैं वहाँ से उठी और फटाफट अपनी कार में बैठने के लिए कार के पास गई। उतने में ही मेरे घर का आगे वाला दरवाज़ा खुला और मेरे पापा मेरे सामने खड़े। जैसे उन्होंने मुझे बाहर देखा, उनको गुस्सा आ रहा था, मगर मैंने उसका कुछ भी अपने दिल पे नहीं लिया और फटाफट अपनी कार में बैठ के वहाँ से छू मंतर हो गई। दोस्तों, रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जारी रहेगी द ट्रबल विथ हेटिंग यू। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ, हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए। जब से कंप्यूटर आया ना, ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4.
बच्चे तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning, everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। वाह, ये बच्चा कितनी अच्छी फ्लूट बजाता है। कितना सुरीला बजा रहा है। मेरा नाम है सिंचन नोहारा और मैं 5 साल का हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। सारे इसे मिलकर सुनिएगा क्योंकि मैं भी इसे सुनता हूँ। ये सिंचन कहाँ से आ गया? जोर से घूमे हम तुम झूमे, नाचो नाचो और सबको घुमा दो। वेलकम बैक। जैसे मैं अपने घर पहुंची, मेरी दोस्तों को मैंने सारी बातें फ़ोन पे बता दी, क्योंकि जैसा कि हम हमेशा करते आ रहे थे, उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया और वो लोग मेरी बातें सुन के हंसी से लुट-फुट हो रहे थे। मुझे इस बात पे चिढ़ आ रही थी। दरअसल मेरी फ्रेंड्स रीमा, प्रीति और सना कई अरसे से मेरे साथ हैं। रीमा की शादी होने वाली है, उसका बॉयफ्रेंड है रोहन, और सना वो अपने पेरेंट्स जो कहेंगे, उसके पेरेंट्स जो कहेंगे, उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार थी। प्रीति, उसने एक फॉरेनर से प्यार किया, मगर उसके पेरेंट्स ने उसे नकार दिया, और प्रीति ऐसी लड़की थी जो अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जाएगी। तो अब उसकी इंगेजमेंट होने वाली है। कोई युवन नाम का लड़का है जो कि इंडिया में रहता है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि ये यहाँ पे और वो इंडिया में, ये लोग बिना मिले इंगेजमेंट करके शादी करके कैसे अपनी लाइफ बिताएंगे। मगर प्रीति, इन सब बातों से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका बस एक ही फंडा है कि उसके पेरेंट्स या उसकी फैमिली का नाम उसकी वजह से नीचा नहीं होना चाहिए। मगर जब सोसाइटी में ये न्यूज़ फैली कि प्रीति ने एक फॉरेनर से प्यार किया है, तो सोसाइटी वाली आंटियां बहुत सारी गॉसिप्स करने लगी और कुछ तो अपने लड़कों को प्रीति से दूर रहने के लिए भी कह रही थी, क्योंकि उनका कहना ये था कि जिस लड़की को एक फॉरेनर ने छुआ है वो शादी करने के लायक नहीं। शायद इन्हीं कारणों से मैं मंदिर में नहीं जाती आजकल। मेरे बारे में भी कुछ सोसाइटी में अच्छी राह नहीं है। लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ही बिगड़ी हुई बदचलन और बहुत ही टॉकेटिव, यानी उल्टा जवाब देने वाली एक लड़की हूँ। खैर, वो उनकी प्रॉब्लम है, उन्हें जो समझना वो समझ ले। मगर मुझे पता है और मेरे दोस्तों को, मेरी माँ को पता है मैं कैसी हूँ। जय। मैं उठा, एक बहुत बुरा सपना। मुझे लगा कि मेरे पीठ में बहुत करारा दर्द हो रहा है और मैं अपने पापा को बचा नहीं पाया और मैं भाग रहा हूँ। मेरी पीठ पे बहुत सारे जलने के घाव हैं। मगर जब बराबर से आंखें खुली तो मैंने खुद को अपने कमरे में अपने बेड पे पाया। मगर हाँ, मेरी पीठ पे वो जलने के निशान तो थे जो मुझे तकरीबन 20 साल पहले मिले थे। आज भी मुझे उस दिन के सपने आते हैं। पहले बहुत ज़्यादा आते थे, आजकल थोड़े कम आते हैं, क्योंकि मेरे मन में एक गिल्ट है कि मेरी वजह से मेरे पिता की मौत हुई, मैं उनको बचा नहीं पाया। मेरी वजह से मेरी माँ विधवा हुई और मेरे माँ और पिता का
हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाया लाइफ में, तो मुझे भी कोई हक नहीं है कि मैं अपने लाइफ को खुशी से एंड करूं, एक खुश एंड दूं अपनी लाइफ को। शायद इसीलिए मैं शादी के मामले से हमेशा बचता आ रहा हूं। मगर जब मेरी माँ बहुत इंसिस्ट करती हैं तो मुझे सोचना पड़ता है, क्योंकि मैं अपनी माँ को और दुखी नहीं देखना चाहता। मेरी वजह से उनका सुहाग गुजरा है। अगर अब वो ये चाहती हैं कि मैं शादी करके अपना घर बसाऊं तभी उनको खुशी मिलेगी, तो शायद मुझे शादी कर लेनी चाहिए। इसी वजह से मैं वहाँ गया था उस लड़की लिया ठक्कर से मिलने। खैर, मेरी माँ को उस मीटिंग से दुख के अलावा और कुछ नहीं मिला। वो लड़की जैसे हमें देखी उल्टे पांव भाग निकली और मुझसे टकराई भी थी रास्ते में। उसने ये तो कह दिया होता कि उसे इंटरेस्ट नहीं है तो भी चलता। और हद तो तब हो गई जब उसके पेरेंट्स उसका बचाव कर रहे थे। हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं था ना, उनके घर चले गए थे, तो जैसे तैसे हमने वहाँ खाना खाया और वहाँ से निकल गए। मगर मेरी बेचारी माँ, वो ये सोचती है कि हमारी फैमिली की वजह से या उनकी वजह से वो लड़की भाग गई वहाँ से। मैं उस लिया ठक्कर को माफ़ कर सकता हूँ, मगर अपनी माँ को जो दुख पहुँच रहा है उस बात के लिए उस लड़की को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं फटाफट उठा, नाश्ता किया और कुछ ईमेल्स और फाइल्स मुझे रेडी करने थे, क्योंकि राइनली बायोकेम कंपनी जो है वो हमारी फर्म की क्लाइंट है और उनका कॉर्पोरेट लॉयर मुझे बनाया गया है ताकि उस कंपनी की डूबती हुई नैया को कानूनी जुमले से कैसे भी जैसे तैसे करके मैं बचा सकूं। तो उसके लिए मुझे कुछ पेपर्स रेडी करने थे और फिर मुझे मंदिर भी जाना था। मैं ज़्यादा धर्मिष्ठ नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ पूजा पाठ करता हूँ, मगर मंदिर एक वो जगह है जहाँ पे हम सोसाइटी के फ्रेंड्स लोग मिल सकते हैं और हम लोग वहाँ पे बास्केटबॉल भी खेलते थे। तो उस दिन भी हम लोग बास्केटबॉल खेलने गए, जॉन मेरा बड़ा भाई, मैं, फिर वहाँ पे रोहन, रवि और भी कुछ लोग थे। तो हम लोग खेलते खेलते ऐसे ही बातों बातों में मेरी लड़की देखने वाली बात दोस्तों में होने लगी और जैसे ही लिया ठक्कर का नाम सुना, रवि ने कहा कि उससे दूर रहना भाई, वो अच्छी लड़की नहीं है। अच्छा, तुझे कैसे पता? ये रोहन ने कहा। अरे मैंने बहुत सुना है, स्कूल में मैं उसके साथ ही पढ़ा हूँ, वो पूरा दिन लड़कों के साथ ही रहती थी। हो सकता है उसके फ्रेंड्स लड़के हों जो उसे समझ सके, उसके लायक कोई लड़कियां फ्रेंड्स ना हो। क्या तूने उसके किसी लड़के के साथ उसे ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में देखा है? ऐसा तो नहीं देखा, मगर वो हमेशा वो स्पोर्ट्स वाले लड़के थे ना, उनके साथ ही घूमती थी, ठीक है। और लड़के बोलते थे कि ना उस लड़की ने उनके साथ कैसे कैसे क्या क्या किया। सब बोला है ना, कोई कुछ भी बोल सकता है। वैसे मैं भी तुझे कुछ भी बोल सकता हूँ, क्या सब मान लेंगे? और वैसे अगर वो वैसी थी भी तो अब कोई गारंटी है क्या कि वो अभी भी वैसी ही है? तुम्हें बहुत अटैचमेंट है लगता है उस लड़की से, मैंने पूछा रोहन से। क्या तुम उसको जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ, उसने कहा। हाँ मगर ठीक है, मैं उसको पूरा नहीं जानता, उसके साथ पूरा दिन नहीं रहता, मगर मैं उसके बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ, क्योंकि वो मेरी फियांसे यानी रीमा की फ्रेंड है। अब तुम बताओ, रीमा अच्छी लड़की है या नहीं है? नहीं यार, रीमा इज़ अ वेरी गुड गर्ल, बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, अगर रीमा अच्छी है तो तुम्हें लगता है कि वो ऐसी वैसी कोई लड़की को अपनी क्लोज फ्रेंड बनाएगी? हम वहाँ से निकल गए और अगले दिन ऑफिस के लिए भी तैयार होना था। लिया मंडे को मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के अपने ऑफिस गई और वहाँ पे मेरी असिस्टेंट वेंडी मेरे इंतज़ार कर रही थी। उसने मुझे कुछ फाइल्स दिए और उन फाइल्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। दरअसल मेरा प्रमोशन हो गया। मैं वेंडी और बाकी टीम मेंबर्स के साथ उनकी कलीग थी पिछले हफ्ते, और आज से मुझे इस टीम का यानी बायो टीम का लीड हेड बना दिया गया। तो मुझे काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी।
तो वेंडी ने थोड़ी मदद की, मगर फिर भी कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। और 10 बजे बराबर हमारे कॉर्पोरेट लॉयर के साथ मीटिंग थी, तो उसके लिए मुझे सारा डेटा कलेक्ट करना था और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। उस 1 घंटे में जितना मुझे समझना था वो जैसे तैसे मैंने समझा, और जब मैं मीटिंग रूम पहुंची तो मैंने पाया कि मैं 3-4 मिनट लेट थी, और मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे सारी सीटें भर चुकी थी और एक सीट दूर कोने में खाली थी। मैं फटाफट बिना कुछ ज़्यादा शोर मचाए चुपचाप वहाँ पे जाके बैठ गई। मैंने पूरा रूम ऐसे एक ग्लांस में देखा। मेरे टीम के मेरे डायरेक्टर थे, फिर फिनेंस बजटिंग टीम के डायरेक्टर थे, फिनेंस के वाले, और बाकी लोग भी थे। और जो प्रेजेंटेशन दे रहा था उसे देख के मेरे होश उड़ गए। जयेश शाह, जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, वही जयेश शाह जो मुझे लड़की देखने आया था। मैं इस टीम को हेड करने से पहले मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी फाइल के डेटा और फिनेंशियल स्टेटस के बारे में, और मुझे ये भी नहीं बताया गया था कि हमारे कंपनी का कॉर्पोरेट लॉयर जयेश है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं ये सोच ही रही थी कि उसने मेरी ओर देखा, तुम मीटिंग के लिए लेट हो, यू आर लेट। आई एम सॉरी, मैंने कहा। देखो, तुम इस कंपनी में शायद इस पोस्ट पे नहीं हो, मगर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो भी हेड्स होते हैं वो मीटिंग टाइम पे आया करते हैं, और मेरी मीटिंग्स हमेशा ऑन द डॉट शुरू होती हैं। आई एम सॉरी, अब मैं क्या करूं, मैं 1 ही घंटा हुआ है मुझे इस पोस्ट पे बैठे, और जैसे ही मैं बाहर निकली मुझे बहुत सारे लोग कंग्रेचुलेट करने के लिए इधर उधर बोल रहे थे, तो मैं सबको ऐसे छोड़ के नहीं आ सकती ना। अगर वो कंग्रेचुलेट कहेंगे तो उनके साथ कुछ भी थैंक यू कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। उसी में मेरा टाइम हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, और जैसे उसने ये सब सुना अनसुना कर दिया, वो अपनी प्रेजेंटेशन आगे चलाने लगा, और मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी सबके सामने। और प्रेजेंटेशन के बाद 1 घंटे तक चली वो प्रेजेंटेशन। उसके बाद उसने फ्लोर ओपन कर दिया सजेशंस के लिए, और उसने मुझे पूछा कि तुम्हारे पास आई एम श्योर कोई आइडिया नहीं होगा, तुम तो नहीं हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ। मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी, मगर मुझे कहने के लिए भी कुछ बच नहीं रहा था, क्योंकि उसने उस मीटिंग के बीच में मुझसे ये पूछा था कि मेरे डिपार्टमेंट का फिजिकल डेफिसिट कितना है। तो मैंने ऐसे ही एक अप्रॉक्सीमेट नंबर दिया, और उसने कहा मुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए, जो मैं दे नहीं पाई। मुझे उस बंदे से और नफरत होने लगी, और मीटिंग जैसे तैसे ख़त्म करके हम लोग बाहर निकले। और जैसे ही मैं अपने ऑफिस में गई, मुझसे वेंडी ने पूछा भी नहीं कि मेरी मीटिंग कैसे गई। उसे पता चल गया था मेरे हाव भाव से कि कुछ ठीक नहीं चल रहा था। और उसके बाद मेरी माँ का फ़ोन आया, मैंने उनसे बात की, दोनों ने एक दूसरे को सॉरी कहा, और जो भी है, मुझे माँ पे बहुत तरस आ रहा था, क्योंकि मेरे पापा एक बहुत ही खड़ूस इंसान है। वो दबा के रखते हैं औरत को, और मेरी माँ तो जैसे उनके इशारे के बिना एक उंगली भी नहीं उठा सकती। मुझे समझ में नहीं आता वो कैसे मेरे पापा जैसे आदमी के साथ इतनी लंबी जिंदगी गुजारी है। जय, मैं अपने ऑफिस में गया और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लिया ठक्कर, जिसे मैं उस दिन से पहले कभी भी नहीं मिला, इन 3-4 दिनों में जहां भी जाऊं वही वो नजर क्यों आती है। उसके घर पे गया, मंदिर में देखा, वहां भी वो लिया ठक्कर मिली थी, और हालांकि हमने ज़्यादा बात नहीं की, मगर उस थोड़ी आर्ग्यूमेंट तो हुई थी। और अभी नवा ऑफिस में एक डिपार्टमेंट को हेड कर रही है। ये हो क्या रहा है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, और मैं मन ही मन में जल रहा था। तभी नेथन, जो मेरा असिस्टेंट है, वो मेरे पास आया और कहा, देखो तुम अपनी काम जल्दी कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं है इस कंपनी के पास, और
इसे बचाने के लिए तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा। सेटलमेंट, मुझे लगता है सेटलमेंट ही करवाओगे तुम मोस्टली, आउट ऑफ कोर्ट। मुझे लगा कि ये लोग मुझे बहुत नीचा आंक रहे हैं। उनको लगता है कि मैं कोर्ट रूम में जाके इनके लिए केस लड़के जीत नहीं सकता। मुझे इस ओपिनियन पे भी गुस्सा आ रहा था, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। और फिर नेथन ने कहा, देखो जो बायो डिपार्टमेंट है, बायो, उनका ही पहला नंबर आएगा। अगर ये कंपनी डूबी तो पहला नंबर बायो का ही आएगा और उनके लोगों को ही पहले सैक करेंगे। तो जो भी है उसका मैनेजर वो पहले जाएगा। तो तुम पहले उसको इन्फॉर्म कर दो और उनको कहो कि रेडी रहे, जितना भी काम उनसे हो सके। आज मेरा फर्स्ट डे था उस कंपनी में एज ए कॉर्पोरेट लॉयर। तो नेथन मुझे हकीकत समझा रहा था और तब मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि बायो टीम की लीड तो वो लड़की है, लिया ठक्कर। चलो यार, जो भी हो, प्रोफेशनली तो मुझे उससे गुस्सा नहीं करना चाहिए और उसे जाके एटलीस्ट समझाना चाहिए कि उसकी टीम को क्या करना होगा अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस अगर बनाना हो तो मैं तुरंत गया। वो अपने ऑफिस में नहीं थी और फिर मुझे पता चला कि वो सामने वाले एक कैफ़े में बैठी है। तो मैं वहाँ गया और पहले तो वो थोड़ी तनी हुई बात कर रही थी, मगर फिर मैंने उसे समझाया कि मैं उसे कोई पर्सनली ये बात नहीं करने आया हूँ, मगर इस कंपनी को और उसकी टीम को बचाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और मैंने उसे सब कुछ समझाया, ये कहा कि उनको डबल द टाइम काम करना पड़ेगा और एक दूसरे को माइक्रो मैनेज करना पड़ेगा ताकि कोई भी फॉल्ट ना रहे। ये कहते हुए मैंने उसको एक फोल्डर थमाया। जैसे मैं उठ के जाने वाला था, एक आदमी सूट वूट पहन के उसके पास आया और उसे बातें करने लगा। हाय लिया, am I disturbing you? Not really, उसने कहा। अरे तुम मेरे डिनर इनविटेशन को हमेशा मना क्यों करती हो? माइक, तुम्हें पता है मुझे डेटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तो बंदे का नाम माइक है, मैंने सोचा। देखो, एक डिनर है, डेट के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ। क्या तुम आज चलोगी? मुझे गुस्सा आ रहा था। एक बंदा मेरे सामने उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने मन में ही उससे कहा, से नो से नो से नो। और जैसे कि उसने मेरी मन की आवाज़ सुनी हो, उसने कहा, नो माइक, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इन चीज़ों में। और फिर मैं वहाँ से निकल गया क्योंकि मेरे मन ने मुझे खूब डांटा। मुझे ये समझाया कि वो लड़की मेरे काबिल नहीं है, वो किसी से भी डेट करे, उसे मुझे क्या करना है। तो ये सब सोच के मैं वहाँ से निकल गया। दोस्तों, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कंटिन्यू रहेगी द ट्रबल विद हेटिंग यू बाय सजनी पटेल। Stay tuned to Radio Udan, a flight of life. Radio Udan presents a unique show for disabled world, Community Colors. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और इस प्रोग्राम को YouTube पर भी सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम में आपको वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बताई जाती है, जॉब अलर्ट्स बताए जाते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में हर बार होता है एक यूनिक टॉपिक आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। तो सुनना ना भूलें हर शुक्रवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर शनिवार दोपहर 4 से 5। रेडियो उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। हाय, मैं हूं गुड्डू धनवा और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हाय दोस्तों, मैं हूं गुड्डू धनवा और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हाय दोस्तों, मैं हूं गुड्डू धनवा और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान,
a flight of life. वेलकम बैक। लिया। जब मेरी कॉलिंग बेल बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी सारी दोस्त मेरे सामने, और उन सबको मैंने देखा और मेरा मन जो पूरे दिन की या पूरे हफ्ते की टेंशन से बहुत ही स्ट्रेस था, मानो खुशी से मचलने लगा। प्रीति, रीमा, सना और मैं, हमारी एक गर्ल गैंग है और जब हम साथ होते हैं तो गम हमसे दूर ही रहता है। तो मैंने उनके लिए बहुत अच्छी सी एक पार्टी छोटी सी रखी। दरअसल ये पार्टी मेरे सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए थी, मेरा प्रमोशन जो हुआ था। तो हम लोग सब आके बैठ गए। अलग अलग तरह की चीज़ थी, फिर चॉकलेट्स, फ्रूट्स, आमंड्स और जो भी चाहिए, और ढेर सारा वाइन, और सना के लिए नींबू का पानी। वो तो वाइन की खुशबू से ही मदहोश हो जाती है, तो इसलिए वो कभी भी शराब नहीं पीती। हम लोग बैठ के अच्छी तरह से बातें कर रहे थे और मैंने मेरी दोस्तों को ये बताया कि जो लड़का जय मुझे देखने आया था, उसका और मेरा अक्सर सामना हुआ करता है हमारे ऑफिस में, चूँकि वो हमारा कॉर्पोरेट लॉयर है। और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास उसकी तस्वीर भी होगी, ये कहा प्रीति ने। मुझे लगा मैंने उसकी तस्वीर खींची तो नहीं है, मगर जो मॉम और डैड ने मुझे उसकी बायोडेटा भेजी थी तो उसके साथ फ़ोटोज़ भी भेजे थे। तो मैंने अपने फ़ोन को खोल के देखा और शायद पहली बार मैंने नोटिस किया कि उसके फ़ोटोज़ कैसे हैं। कुछ कुछ तो बहुत ही फॉर्मल सूट में थे और कुछ बहुत ही कैजुअली लिए गए थे। हाँ, फ़ोटो में बंदा ठीक ठाक दिखता। तो मैंने उन तीनों को अपना फ़ोन पास किया और प्रीति और साना तो जैसे स्कूल की बच्चियां हों जैसे खिलखिला के हंस रही थी। रीमा एक दो बार देख चुकी थी जय को, तो उसे कुछ ज़्यादा रिएक्शन करने का मौका नहीं मिला या ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे ही बातें करते करते हम लोग रिया की वेडिंग प्लान, रिसेप्शन का डांस प्लान वगैरह करने लगे और हमने प्लान किया कि उस हफ्ते हम लोग मंदिर में मीट करेंगे, क्योंकि सोनिया का फंक्शन था और उसने अपना फंक्शन सैटरडे को रखा संडे के वजह। तो हमने सोचा उस फंक्शन के बाद शायद हम लोग मिलके थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लें। पूरा हफ्ता निकल गया और सैटरडे भी आ गया। हम लोग मंदिर गए। पहले मैं पहुंची और मेरे बाद प्रीति। हम दोनों जब मंदिर के अंदर गए तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें पक रही थी किचन में, खुशबू आ रही थी खाना बनने की, और बहुत सारी आंटियाँ और अंकल बैठे खुसखुसा रहे थे, बातें कर रहे थे। और जैसे ही हम लोगों को उन्होंने देखा तो एक अजीब सा सन्नाटा छाने लगा। उन्होंने हमें हालांकि बाहर जाने के लिए नहीं कहा, मगर कोई भी नया आदमी अगर आए, पहली बार भी वहाँ पे आए, तो उसे पता चल जाएगा कि हम लोग उस क्राउड में वेलकम नहीं थे। और हम लोग इधर उधर अपने दोस्तों को ढूंढ रहे थे और आखिरकार हमारी दोस्त रीमा और सना हमें मिल ही गई। जैसे हम चार मिले, हम बाकी क्राउड को भूल के अपने आप में मस्त मगन हो गए। और अचानक हमारी इस चार दोस्तों की भीड़ को चीरती हुई एक आंटी की आवाज़ आई। उन्होंने एक एक करके सबको कॉम्प्लीमेंट दिया और प्रीति की ओर उन्होंने देखा। प्रीति, लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, शादी करने वाली हो। दरअसल उस आंटी का एक लड़का था जिसे वो प्रीति से दूर रखना चाहती थी, मगर वो लड़का प्रीति में इंटरेस्टेड था, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ।
इस सोसाइटी में मैं और प्रीति जैसे ऑस्ट्रसाइज किए गए हों। हम दोनों को कोई ज़्यादा तरजीब नहीं देता या अपने आप में शामिल नहीं समझता। तो उस आंटी ने कंटिन्यू किया, देखो मेरा बेटा भी तुम्हारी ही एज का है, मगर क्या करें, देखो हो नहीं पाई शादी। मैंने बहुत कोशिश की चुप रहने की, मगर उन्होंने प्रीति की इंसल्ट जो की तो मैं चुप नहीं रह सकी। मैंने कहा, नहीं नहीं आंटी, दरअसल बुरा प्रीति के साथ नहीं हुआ, दरअसल अच्छा हुआ, मैं तो बोल रही हूँ, क्योंकि प्रीति तो एक बहुत ही होनहार डॉक्टर है और आपका बेटा क्या कहते हैं वो क्या है, हाँ बिजनेस एनालिस्ट। हाँ तो मुझे लगता है कि अगर आपके बेटे से प्रीति की शादी होती तो वो अपने आप को कभी भी महसूस नहीं करता, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी उससे भी ज्यादा कमाए। लिया, प्रीति ने कहा, मगर मैंने प्रीति को एक आंख मारी और वो बेचारी चुपचाप वहां पे खड़ी रही और वो आंटी जैसे तैसे अपनी नाक बचाते हुए आगे बढ़ गई और फिर वापस घूम फिर के मेरे पास आई। रीमा, सॉरी लिया, सुना है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लड़का ढूंढ रहे हैं और तुम हो कि उन्हें ठुकराए जा रही हो। प्रॉब्लम है ये क्या है पता है, कि समाज में अच्छी लड़कियों के लिए वर मिलने ही बहुत मुश्किल हो रहे हैं। फिर तुम्हारी रेपुटेशन और तुम्हारी उम्र भी होती जा रही है, फिर अच्छे लड़के मिलेंगे कहाँ। अब मुझसे चुप नहीं रह गया। अच्छे लड़के की किसे परवाह है, लड़कों की उन्हें परवाह होती है जिनको शादी करनी होती है। अगर मैं शादी ना करूं तो, अरे ऐसा कैसे, शादी कैसे नहीं करोगी, शादी तो तुम्हें करनी है, अकेले लाइफ कैसे बीतेगी। अगर आपको मेरी जिंदगी में इतनी ही दिलचस्पी है। मैं कुछ बोलने वाली थी, मगर रीमा वहां से आई और हम तीनों को खींच के ले गई, क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था। हम लोग जाके पीछे बैठ गए और उस दिन प्रोग्राम था, जो व्याख्यान था, डिस्कोर्स जो कहते हैं, वो था एक आदर्श पत्नी के ऊपर। एक आदर्श पत्नी वो होती है जो अच्छी पढ़ी लिखी होती है, अपने पति की हाँ में हाँ मिलाती है, घर का सारा काम करती है और काम पे भी जाती है। उसके ऊपर अगर कोई आंच आए या दाग लगे तो उसके पति के ऊपर भी दाग लगेगा। तो उसे हमेशा इस बात की चिंता होनी चाहिए कि वो हमेशा अपना और अपने पति का और अपने परिवार का नाम कभी भी नीचे ना आने दें। मैं तो सुन के पक गई थी और मैं इधर उधर देखने लगी। मेरी माँ वहाँ पे थी। मुझे लगा कि माँ के पास जाके बात करूं, मगर माँ ने मुझे देखा और फिर मुंह मोड़ लिया। मैंने देखा कि मेरे पिताजी सर हिला रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज के ज़माने में भी एक मर्द अपनी बीवी के ऊपर इतना कंट्रोल कैसे रख पा रहा है। और मैं ये सोच के मन ही मन में बहुत गुस्सा कर रही थी। तभी मैंने आगे कोकिला शाह यानी जयेश की माँ को देखा। वो बहुत ही एक शांत स्वभाव की औरत थी और जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मेरे पैर अपने आप उनकी ओर चलने लगे। आंटी, मैंने कहा। लिया, हाँ बोलूं। आंटी, दरअसल मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी। एक्चुअली पता है क्या, मैं जानबूझ के आपसे भागी नहीं थी। नहीं, मेरा मतलब है कि जानबूझ के भागी थी, मगर आपकी वजह से, आपके परिवार की वजह से नहीं भागी थी। दरअसल मुझे पता नहीं था कि आप मुझे लड़की देखने के लिए आ रहे थे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे धोखे में रखा और इसलिए मुझे जब अचानक पता चला कि आप आ रहे हैं तो मैं भाग गई यहाँ से। आंटी ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ एक मुस्कुराहट भर दी। मुझे लगा कि वो मुझे कुछ कहने वाली है या मेरे कैरेक्टर पे कुछ क्वेश्चन करने वाली है, मगर कुछ भी नहीं। आंटी, एक्चुअली लोग बोलते हैं कि मैं रूड हूँ या ज़्यादा बोलती हूँ, मगर मैं बुरी नहीं हूँ और जो लोग अच्छे हैं उनके साथ मैं अच्छी ही पेश आती हूँ। और मुझे लगा कि आप बहुत अच्छी हैं और मुझे आपको एक
एक्सप्लेनेशन तो देना चाहिए। अच्छा, तुम सच में केयर करती हो मैं क्या सोचती हूँ? हाँ आंटी बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत अच्छी हैं, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो मुझे लगा कि आपका दिल मुझे दुखाना नहीं चाहिए था। ओह ठीक है, कोई बात नहीं लिया, फिर कभी हम मिलेंगे। मैंने कहा अच्छा मिलेंगे? आंटी ने पूछा। हाँ हाँ, मगर शादी के बारे में नहीं। हम दोनों हंस पड़े और फिर आंटी जाके अपनी जगह पे बैठ गई। और फिर जब मैं बैठी थी तो मुझे वहाँ पे जय दिखा और मेरी शांति पूरी भंग हो गई। पता नहीं उसे देख के मुझे क्यों इतना गुस्सा आता था। दोस्तों रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कंटिन्यू होगी द ट्रबल विथ हेटिंग यू। स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बदलता दो, बदलेगा समाज की सोच को। बदलता दो, जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो, जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। Amini Das here and you are listening to Radio Udan. For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. वेलकम बैक। जयेश, क्या यही वो लड़की है? जॉन ने मुझसे पूछा। कौन? जिसे तुम और माँ देखने गए थे। तुम्हें कैसे पता? हाँ मुझे पता चल रहा है, तुम उसे बहुत ही इंटरेस्ट से देख रहे थे और तुम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मतलब क्या है? नहीं, तुम उसे स्माइल भी दे रहे थे, एक फ्रेंडली टाइप स्माइल नहीं, वो देखो देखो मैं यहाँ पे हूँ वैसी स्माइल। ओह जॉन, तुम कुछ भी ना ज्यादा इमेजिन मत किया करो। मैं तुमसे बड़ा हूं मेरे भाई, मुझे पता है एक नॉर्मल स्माइल का और एक स्पेशल स्माइल का डिफरेंस। ठीक है, तुम मुझे पट्टी मत पढ़ाओ। और जब हम उस सरमन को खत्म करके खाने की ओर चले तो फिर हमें रवि और समीर मिले और रवि ने पूछा, देखा वो आई थी? कौन? मैंने पूछा। उसने लिया की ओर उस तरफ जनरली देखा। हाँ तो क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ ना, वो लड़की इतने दिन मंदिर नहीं आती थी, अब उसे लगता है वापस सोसाइटी से थोड़ा मेल मिलाव रखें, थोड़ा अंदर घुसने की कोशिश करें। मगर तुम बताओ, ऐसी लड़की को कौन सोसाइटी में रखेगा? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अरे यार वो सोती रहती है लड़कों के साथ। अच्छा, तुमने फिर भी वो सब सुना है ना? और मैंने पूछा, अच्छा तुम ये बताओ रवि, क्या तुम वर्जिन हो? हाँ मैं वर्जिन हूँ, मैं अपना धर्म का पालन करता हूँ, मुझे पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अच्छा, तुम वर्जिन हो क्योंकि तुम अपने धर्म का पालन करते हो, मगर तुम्हारा धर्म ये भी कहता है कि एक दूसरे के प्रति प्यार जताओ, नफरत नहीं। तो फिर तुम क्यों उस लड़की के साथ इतना बुरा बर्ताव करते, या उस लड़की के प्रति तुम्हारी भावना क्यों इतनी बुरी है? अरे यार तुम नहीं समझोगे। और वहाँ पे जॉन आया और जॉन मुझे वहाँ से दूर लेके गया। मुझे लगा हाँ इन लोगों को नहीं समझना ही बेटर है। तो उस दिन से मैंने रवि और समीर से कट कर ली। और वहाँ पे मैंने देखा शिल्पा, जॉन की वाइफ, जो कि प्रेग्नेंट थी, वो वहाँ पे बैठी हुई थी। तो हम लोग सब बातें करने लगे, मगर शिल्पा अकेली नहीं थी, उसके पास प्रीति और लिया भी खड़े बातें कर रहे थे। ये हो क्या रहा है मेरी जिंदगी में? जहाँ भी जाओ ये लिया टपक पड़ती है।
और जैसे ही उसने मुझे देखा, हम दोनों में ठन गई, एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे। और फिर एक पॉइंट ऐसा आया जो लिया ने कहा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही हूँ, तुम्हारे साथ नहीं, ठीक है, तो तुम अपना मुंह बंद करो। मैंने कहा, ये मेरी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ। और हाँ, रहा सवाल तुम्हारी दोस्ती का, मेरे फैमिली के कोई भी मेंबर तुम्हारे साथ कोई दोस्ती करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये सुन के सब लोगों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। लिया ने फिर भी जैसे तैसे संभाला, बोला, तुम जैसे लोगों से मुझे कोई बात नहीं करनी है, तुम हो ही एक नंबर के अकड़ू और फ्रॉड। और तुरंत उसने जॉन और शिल्पा की ओर मुड़ के, उसका चेहरा एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया एक अच्छी सी स्माइल के साथ। नहीं, मैं तुम लोगों से नहीं कह रही, तुम लोग तो एकदम बहुत ही अच्छे और फ्रेंडली टाइप हो, और पहली बार तुम मुझसे मिले हो और तुम लोगों ने मुझे जज नहीं किया, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया। आई लव यू गाइस वेरी मच। ये कह के वो चली गई। और फिर भाई शिल्पा ने मुझे एक लंबी सी बहुत कड़वी सी एक लताड़ लगाई। उसका कहने का मतलब, मेरी भाभी हैं शिल्पा, तो मैं उनसे कुछ बहस भी नहीं कर सकता, मगर उनका कहना ये था कि लिया तो एक बहुत अच्छी सीधी सादी लड़की है, मगर बस मेरे कारण ही वो हम लोगों से, मतलब मुझसे लड़ने लगी और सारा कसूर मुझ पे डाल दिया। मुझे लगा कि लगता है ये दुनिया मेरे खिलाफ हो जाएगी इस लिया के कारण। और फिर लिया के पिता आए और मुझसे उस दिन के लिए माफ़ी मांगने लगे और ये भी कहने लगे कि शायद एक और दिन हम ट्राई कर सकते हैं। मुझे लगा कि कितने अच्छे हैं, इस भले आदमी की ऐसी नखरेल लड़की, ऐसी अकड़ू लड़की कैसे हो सकता है। बेचारे कितनी कोशिश कर रहे हैं उसकी शादी करवाने की, और वो लड़की है कि सबको ठुकराती हुई जा रही है। लिया, मैंने देखा कि जय और मेरे पिताजी बात कर रहे थे, और मुझे पता है क्या बात कर रहे हैं वो लोग, और मुझे ये भी पता था कि जय बोल देगा मेरे पिता से साफ साफ कि मुझे, मतलब उसे मुझसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और शायद ये मेरे पापा को थोड़ा बुरा लगे और मेरे लिए वो लड़का ढूंढने की कवायद को थोड़ा बंद कर दें। अगर इस बात से भी, जय की बात से भी मेरे पिताजी नहीं समझे तो उनका तो भगवान ही मालिक है। मगर मुझे इस जगह से बहुत ही नफरत होने लगी, क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को तो देखा, मगर वहाँ एक और आदमी को देखा। उससे, या फिर कहूँ उसके कारण मैंने मंदिर आना छोड़ दिया, लोगों से मेल मिलाप करना छोड़ दिया। उसकी सब लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। वो मंदिर में पूजा करवाता है, मंदिर में खाना बनाने में हेल्प करता है, मंदिर में बहुत डोनेशन देता है, लोगों को व्याख्यान देता है, और सब लोग उसे बहुत ही कदर से और सम्मान से देखते हैं। मगर मुझे उससे सख्त नफरत है। मैं अगर ये कहूँ कि जब मैं 15 साल की थी तो उसने मुझे सेक्सुअली हैरेस किया या छेड़ा, तो कोई भी मेरी बात को नहीं मानेगा, क्योंकि उसने सोसाइटी में जहर फैला के रखा था कि मैंने उसको सेड्यूस करने की कोशिश की जबकि मैं बच्ची थी। मगर वो एक संत इंसान और मैं एक रंडी सोसाइटी की नज़रों में, तो मेरी बात कौन मानेगा। मगर उसका नाम था मुकेश। मैंने जैसे ही उसे देखा, मेरा पूरा रोंग कांप उठा। मुझे लगा कि मुझे जल्दी से इस जगह से निकलना चाहिए, और मैं बाहर आई और अपने फ़ोन को निकाला। फ़ोन पे देखा तो माइक का मैसेज था। वो फिर से मुझे आज डिनर डेट पे बुला रहा था, और मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी कि मुझे लगा कि शायद एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वैसे माइक एक अच्छा हैंडसम दिखने वाला ठीक ठाक लड़का था, और फिर मुझे भी सेक्स किए बहुत दिन हो चुके थे, और इस फ्रस्ट्रेशन में शायद मेरे लिए वही एक थेरेप्यूटिक हेल्प होगा कि मैं उसके साथ डेट पे जाऊं। तो मैंने उसको फ़ोन पे, टेक्स्ट पे हाँ कर दी, और उस दिन शाम को उसके साथ डिनर डेट पे जाने का हमारा प्लान फिक्स हो गया। दोस्तों,
घड़ियां इशारा कर रही हैं कि हम आज का ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करें और अगले एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते। Until then, take care of you and take care of yours. और फिर continue wearing masks, continue maintaining physical distancing, and keep listening to Radio Udan, a flight of life. Bye bye, take care until we meet next week.